नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे वर्ल्ड बैंक का जो डेटा आया है, जो इसके आंकड़े आए हैं, जो इसके इनसाइट्स हैं, जो इन आंकड़ों से खुलासा हुआ है। उसके मुताबिक जो है 3.2 यानी कि 3.2 करोड़ यानी कि 3 करोड़ 20 लाख लोग जो हैं मध्यम वर्ग भारतीय मिडिल क्लास से जो है वो बाहर हो गए हैं। तो कितने का मिडिल क्लास था, इसमें क्या बातें थी, इसमें तमाम बातें हम करेंगे और इसमें हम ये भी देखेंगे कि इस तरह से जो है कि ये जो कहा जा रहा है इसके पीछे का मेथोडोलॉजी क्या है, जो ये मिडिल क्लास की जो गणना है उसका क्या पैमाना है और क्यों कहा जा रहा है कि सिकुड़ गई है मिडिल क्लास की संख्या। हम इसके आंकड़ों पे बात करेंगे और इसका जो तथ्य दिया जा रहा है इसके साथ साथ एक प्यू रिसर्च की एक रिपोर्ट है, उसके साथ भी हम बात करेंगे। हमने उस पर कल भी बात की थी जब हम डेली करंट अफेयर्स की सीरीज पर हम बात कर रहे थे, तो आज हम उस पर थोड़ी सी और आगे बात करेंगे। इसके साथ साथ अगर आप देखें कि जो इकोनॉमी के अंदर जो एक महत्वपूर्ण बात है जिसको काफी अरसे से कहा जा रहा है, क्रोनी कैपिटलिज्म के अलावा जो हम जब से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए हैं, तो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम की अगर आप बात करें, जिस तरीके से 23 मार्च के बाद लॉकडाउन लगा दिया गया था, इकोनॉमी एक तरीके से निष्क्रिय की स्थिति में आ गई थी और उसके बाद ये वापस रिवाइवल की। आप चाहे नीति आयोग को सुने, आप चाहे नीति आयोग की बात करें, चाहे आरबीआई की बात करें, आरबीआई का बार बार ये कहना कि उम्मीद से ज़्यादा बेहतर हो रही है। आप चाहे रेटिंग एजेंसी से आप थोड़ा बहुत उसमें मिक्स्ड उनका रिएक्शन है। और जो इसमें ग्रोथ की बात की जा रही है, हमने कल ही ये बात की थी कि किस तरीके से जीवीए के आंकड़े और जो जीडीपी के आंकड़े हैं, जो सेम आंकड़ों को ये अलग अलग इकोनॉमिक रिवाइवल के संकेत क्यों डिफरेंट इसमें आ रहे हैं, उसके पीछे तरीका क्या है, जो गणना किया जाता है 2015 से पहले क्या किया गया था, उसमें फैक्टर कॉस्ट किस तरीके से थी, उसमें बेस ईयर को जो था, हमने तमाम बातें उस पर की हैं। और 2015 जनवरी के बाद की जो गणना का जो पैटर्न था, तो ये अलग अलग संकेत क्यों दे रहे थे और किस तरीके से नीति आयोग ये कह रहा है कि 11% की विकास दर की जरूरत होगी और इसमें जो इंडस्ट्री और गवर्नमेंट है इनको साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, सिर्फ सरकार की कोशिशें काफी नहीं होंगी। तो इसका जो रिजल्ट निकला है वो राइजिंग इनइक्वालिटी ऑफ इनकम के तौर पर देखा गया है। भले ही आपका चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो ग्रीन शूट की थ्योरी के लिए काफी ज्यादा एक तरीके से प्रसिद्ध हो गए थे अपने आप के अंदर, उन्हीं को दिख रहे थे पूरे भारत के अंदर और बाकी किसी को नहीं दिख रहे थे। कोविड से पहले के 7-8 क्वार्टर्स में हालत ये दिख रही थी। इसके बाद आरबीआई की आप बात करें, इन सभी का ये कहना है मोटा मोटा कि जो है फाइनेंस मिनिस्टर को आप सुने, फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो वेरियस आप निकलते हैं उनकी प्रेस ब्रीफिंग आप उसको देखें, उनमें सभी ये कहा जा रहा है, पार्लियामेंट के अंदर कहा जा रहा है कि वी शेप रिकवरी हो रही है, उम्मीद से बेहतर, उम्मीद से तेजी से रिवाइवल के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन इसके ज्यादा नहीं। और आंकड़ों में किस तरीके से था हमने उससे कल ही डिटेल से किया था। तो बहरहाल इसमें बात ये आती है कि वी शेप की बजाय क्या ये के शेप रिकवरी की तरफ इशारा है और वर्ल्ड बैंक के आंकड़े क्या इसी तरफ इशारा कर रहे हैं, क्या इसी बात को ये दूसरे तरीके से कह रहे हैं। तो के शेप रिकवरी का मतलब यह है कि एक जो तबका है वो के नीचे की तरफ जा रहा है, एक जो तबका है लॉकडाउन, कोविड, उसमें स्लो डाउन ऑफ द इकोनॉमी और जो टेक्निकल रिसेशन से बाहर आ गई अर्थव्यवस्था, उसको भी ऐसा कहा जा रहा है। तो उसमें एक तबका क्या ऊपर चला जा रहा है, हम उस पर भी बात करेंगे कितनी कितनी आय किसकी बड़ी है। और इसमें हम ये देखेंगे कि किस तरीके से टेक्निकल रिसेशन से बाहर आई अर्थव्यवस्था। तो इसको कहा जा रहा है कि जो आपका जो जीडीपी की जो विकास दर है, जो अक्टूबर से दिसंबर का जो क्वार्टरली था उसमें 0.4% रही। तो ये बात जो एनएसओ की तरफ से जो आंकड़े जारी किए जाते हैं, हमने कल इस पर डिटेल से बात की थी। तो ये कहा गया है किस तरीके से जो कारोबारी साल है 2020-21 का, इसमें जो देश की जीडीपी जो है इसमें 8% की गिरावट करीब करीब रह सकती है। तो ये रिवाइज होती रहती है। इसके बाद तकनीकी मंदी से बाहर आई अर्थव्यवस्था, ये एक इसमें इंपॉर्टेंट बात हुई थी। उसकी जो फाइंडिंग्स थी उसमें तीसरी तिमाही में विकास दर्ज करने के साथ ही देश की अर्थव्यवस्था जो है वो टेक्निकल मंदी से बाहर आ गई थी। उस वक्त हमने इस पर बात की भी थी। तो इससे पहले लगातार 2 तिमाही में जो जीडीपी में जो गिरावट दर्ज की गई थी, तो टेक्निकली रिसेशन यही होता है कि अगर आप दो क्वार्टर्स के अंदर अगर आपकी जीडीपी अगर गिरावट दर्ज कर रही है तो उसको हम रिसेशन की संज्ञा दे देते हैं। इसको वर्ल्ड वाइड इसको माना जाता है। तो कोरोना वायरस की जो महामारी से लगे झटकों के कारण जो पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून की जो तिमाही थी उसमें जीडीपी के अंदर जो है 23.9% की गिरावट दर्ज की गई थी। इसके बाद जो सेकंड क्वार्टर था उसके अंदर यानी कि जुलाई और सितंबर क्वार्टर की हम बात कर रहे हैं, उसमें 7.5% की जो गिरावट संकुचन यानी कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द इकोनॉमी देखा गया था। तो जो अनुमानित जीडीपी थी वो आपकी जिस तरीके से 2011-12 के आधार पर, जो हमने कल ही इस पे बात की थी कि जो बेस ईयर जो इसमें चेंज किया गया था 2015 के अलावा, तो ये आंकड़े क्यों जीवीए के और जीडीपी के अलग अलग दिखा रहे थे। तो इस तरीके से आप ये देखें कि तो आपके जो पिछले जनवरी से अगर इसमें जो है गतिविधियों में रिकवरी दिख रही थी, तो इस बार जो जीडीपी के आंकड़े जो आए थे उसमें रिकवरी दिखी थी। सर्विस सेक्टर के अंदर यानी सेवा क्षेत्र के अंदर लगातार चौथे महीने से बढ़ा है। इसमें जनवरी के महीने के अंदर काफी तेजी देखी गई थी। निर्यात, फैक्ट्री गतिविधियों में भी तेजी रही थी। तो ये कुछ पॉजिटिव सिग्नल्स आए
थे। और लॉकडाउन के अंदर जो ये था कि उस वक्त जो 23.9% का जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ था उसमें सिर्फ एग्रीकल्चर पॉजिटिव था, बाकी हमने कल वो जो 8 अलग अलग सेक्टर्स थे उसको भी हमने बहुत डिटेल से हमने उस पर बात की थी। तो इसमें जो है कि बहरहाल जो है IMF का जो था इस समय की 11% की ग्रोथ पे जिस तरीके से IMF का एक वर्चस्व था उसमें उसमें कहा गया था, तो पॉजिटिव हुई थी देश की GDP ऐसा कहना था। भले ही उसमें फिस्कल डेफिसिट को लेकर के एक इशारा था, लेकिन अब हम जो यहाँ पर बात कर रहे हैं हम उसमें ये देख रहे हैं कि किस तरीके से जो उसमें एक संकुचन आया है मिडिल क्लास के अंदर, जो 3 पॉइंट, और ये वर्ल्ड बैंक कह रहा है, तो ये एक तरीके से इसकी मेथोडोलॉजी की हम बात करते हैं अभी। तो इसमें जो अगर हम एक साल से देखें, जो कोरोना वायरस की जो महामारी थी पूरी दुनिया में जिस तरीके से कोहराम मचा रखा है, तो कोरोना के चलते एक तरीके से जो हमारा मिडिल क्लास है, इसकी जो पॉपुलेशन है, इसकी जो आबादी है, इसमें एक बड़ी गिरावट आई है। ऐसा जो है वर्ल्ड बैंक के जो आंकड़ों के मुताबिक उसके जो ग्रोथ प्रोजेक्शन ली गई थी, जो फ्यू रिसर्च ने भी कहा था, PEW करके है ये, इसने इन्होंने जो कहा था, उन्होंने जो ग्रोथ की जो प्रोजेक्शन ली थी वो वर्ल्ड बैंक के डेटा के अनुसार से ली थी। ये मैंने कल बात की थी अपने वो जो करंट अफेयर्स वाले लेक्चर्स की सीरीज है। इसके बाद जो इसमें इंपॉर्टेंट बात ये आई है निकल करके कि पिछले साल जो है लगभग लगभग जो है आपका 3.2 करोड़ भारतीय जो हैं ये मिडिल क्लास से इसको बाहर कर दिया है, ये वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों का कहना है। तो इस तरीके से जिस तरीके से जॉब लॉसेज हुए, नौकरियां, ये CMI का भी डेटा है, तो जिस तरीके से आपका नौकरियां गंवाने से करोड़ों लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए हैं। वहीं जो प्यू रिसर्च सेंटर जिसकी मैं बात बार बार कर रहा हूँ उसे PEW रिसर्च सेंटर जो है, इसकी एक रिपोर्ट आई है। इसके मुताबिक जो हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है ये एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसमें एक गंभीर मंदी से गुजर रही है। भले ही एक तरीके से आप टेक्निकली आप बाहर आ गए हो, लेकिन जॉब्स के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। जिस तरीके से 45 साल में इस तरीके का बेरोजगारी का जो आंकड़ा वो हैरान भी करता है, और जिस तरीके से विकास दर की जो बात की जा रही है, और इसके बाद RBI का लगातार ये कहना कि बजट प्रावधानों का असर दिखेगा दिखेगा, ग्रीन शूट्स वो आपको दिखाते रहे, लेकिन उनके अलावा किसी को नहीं देखे। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की बात हो रही है यहाँ पे। तो अब हम ये देख लेते हैं कि आंकड़े हमें कहते क्या हैं। तो 10 से $20 की कमाई करने वाले होते हैं मिडिल क्लास। तो ये आपका पहला डेटा है कि 10 से $20 तक की कमाई करने वाले मिडिल क्लास होते हैं। तो इसमें जो था 6.6 तक जो है सिकुड़ गया है। तो इसमें जो है कि आपका 9 पॉइंट, इसमें जो कहते हैं कि 9.3 के करीब ये मिडिल क्लास की एक संख्या दी गई है, 6.6 तक ये सिकुड़ गया है। तो इसको जिस तरीके से मिडिल क्लास की जो संख्या है, अब जो इसमें आंकड़ा निकल कर गया, इसका जो इम्प्लीकेशन है वो ये है कि 13.4 करोड़ यानी कि 13 करोड़ 40 लाख लोग जो हैं तक पहुंच जाएगी भारत की गरीबों की संख्या। तो इससे क्या होगा कि जब ये मिडिल क्लास से बाहर आएंगे तो जो लोअर मिडिल क्लास नीचे की तरफ चला गया पॉवर्टी लाइन के नीचे, तो 13.4 करोड़ जो है हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें जो है ये गरीबी, इसमें गरीबों की संख्या हो जाएगी। अब ये जो आंकड़ा है ये इसलिए भी खास हो जाता है, इसलिए भी चिंता वाली बात इसमें आ जाती है कि 40 साल में सबसे बड़ी आर्थिक मंदी में डूब गया है भारत, 40 ईयर्स की है, ऐसा ये वर्ल्ड बैंक कह रहा है। तो इसी तरीके से अब ये सवाल ये आती है कि मिडिल जो सिकुड़ गई है मिडिल क्लास की संख्या, तो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से ही है, वर्ल्ड बैंक की जो इसमें वर्ल्ड बैंक का ये कहना है कि कोरोना के चलते जो बीते एक साल के अंदर जो मिडिल क्लास में लोगों की संख्या जो है वो 6.6 करोड़ तक इसमें जो है आपकी रह गई है। तो महामारी से पहले ये आपकी 9.9 करोड़ यानी कि एक तिहाई कम है। तो इसमें जो आपका निकल करके आया है, तो इसमें जो ये मंदी देखी गई है, ये इससे पहले जो मंदी से पहले जो था आपकी 5.9 करोड़ की अपेक्षा दुगना से अधिक हो गया है। तो ये आपके वर्ल्ड बैंक के आंकड़े ये बताते हैं, फ्यू रिसर्च में इसको दोहराया गया है। तो इसके साथ साथ अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये गणना की कैसे जाती है। तो जनवरी में जो IMF ने एक तरीके से वित्त वर्ष 2020-11 के लिए भारत की अर्थव्यवस्था में 8% की गिरावट का अनुमान लगाया था, जबकि जो चाइना की अगर हम बात करें उसकी इकोनॉमी में जो है IMF के आंकड़े थे उसमें 2.3% तक बढ़ने की उम्मीद की गई थी। तो अगर आप रोजाना 10 से $20 तक की कमाई करने वाले को मिडिल क्लास में गिना जाता है वर्ल्ड वाइड, और आंशिक रूप से जो गरीबी कम करने में भारत की सफलता पर पानी फिर सकते हैं। और चाइना की आप रिपोर्ट से पढ़ रहे होंगे कि उस पर हम सेपरेट फीचर बनाएंगे कि चाइना ने डिस्पाइट उनका जो पॉलिटिकल सिस्टम है, लेकिन उन्होंने गरीबी से किस तरह से निकाले, खासकर के कोविड के अंदर वो डिटेल्ड फीचर है उसकी, हम उस पर जरूर बात करेंगे, एक सेपरेट लेक्चर पड़ेगा उसमें। तो इसके लिए जो है कि अब इसमें जो बात आ रही है वो ये आ रही है कि खपत बढ़ाने को लेकर के मिडिल क्लास का योगदान बहुत है। जो स्टिमुलेटिंग डिमांड है, जो डिमांड जनरेट करने की बात की जाती है, अभी लोगों ने अपनी सेविंग्स निकाल निकाल के अपनी कंज्यूम किया है, तो डिमांड जो है उसका रिवाइवल नहीं हो रहा है। और जिस तरीके से अब जो आंकड़े निकल करके आ रहे हैं, जैसे मारुति जो है अप्रैल से अपने प्राइसेस बढ़ा रही है, इसकी देखा देखी, और इंटरनेशनल में जिस तरह से कॉपर मटेरियल जो एक इंटरनेशनल इकोनॉमी के अंदर जो उथल पुथल मची हुई
हुई है। क्रूड ऑयल भले ही इस वक्त थोड़े से कम है, लेकिन उसमें कभी भी शूट अप करेंगे। जिस तरीके से हमारा पेट्रोल सॉच हो गया, एक्साइज ड्यूटी पे एक तरीके से कोई रिबेट नहीं मिला है, उसका कोई फायदा नहीं हुआ है जनता को। तो इसमें जो था, इससे इन्फ्लेशन का एक पॉइंट निकल करके आया। इन्फ्लेशन जो है ये ईट इनटू एवरीथिंग, आपके जो सेविंग्स है आप उसको खा जाएगा। आपका जो इंटरेस्ट रेट भले ही आपका इस वक्त कम है, लेकिन आपका इन्फ्लेशन जो है वो शूट कर गया। और साथ में जो हमारी डीजल ड्रिवन इकोनॉमी है 45% के करीब करीब, तो उसके मद्देनजर जो है मिडिल क्लास पर हर तरफ से मार पड़ी है, चाहे वो फ्यूल प्राइसेस को लेकर के हो, चाहे वो जॉब लॉसेस को लेकर के हो, चाहे रिडक्शन इन सैलरीज हो जॉब लॉसेस के साथ हो। इसी मई का भी डेटा ने इसको दोहराया है। तो इस तरीके से जो हमारी मिडिल क्लास की जो हालत है वो पहले से और ज्यादा इसमें दिक्कतें हुई हैं। लेकिन अब हम यहाँ से जो हम के शेप रिकवरी की बात कर रहे थे, जो हम इक्वालिटी की बात कर रहे थे, उसमें हम ये देखें कि जो कोरोना काल के अंदर ही जो भारत के 40 उद्यमी अरबपति सूची में जुड़े। भले ही इसको काफी टॉप पोजीशंस के लोगों ने ये कहा, चाहे आरबीआई देखें, नीति आयोग देखें, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देखें, वो भले वी शेप रिकवरी को उन्होंने एक मूल मंत्र बनाया हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ जो दिक्कतें हैं क्या वो के शेप रिकवरी की तरफ बन रहा है। यानी कि दुनिया के जो टॉप 10 के अंदर जो है मुकेश अंबानी हैं, एक तरीके से दूसरे नंबर पर इंडिया में जो है आपके अडानी जी हैं। तो इसमें जो है कोरोना काल का जो एक वर्ष है 2020 के अंदर भारत में जो 40 उद्यमी जो है उद्योगपति, अब इनकी अपनी स्ट्रेंथ हो सकती है, मेरा ये कतई इसमें ये कहना नहीं है या मैं इस व्यू को नहीं दे रहा हूं कि इसमें इनका कोई दोष है या इसमें क्या है, उनका हार्डवर्क हो सकता है, उनके एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स हो सकती है, ब्ला ब्ला। लेकिन हम ये देख रहे हैं किस तरीके से क्या ये हम के शेप रिकवरी की तरफ चले गए हैं। एक तरफ तो हम कोरोना कह रहे हैं, एक तरफ तो हमारी जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है, और जिस तरीके से जो टॉप 1% का जो शेयर बढ़ा है आपके नेशनल इनकम के अंदर, वो जो है आपका वो हैरान करता है वो आंकड़ा। तो इसमें कोरोना काल के अंदर अगर देखें तो 40 उद्यमी जो हैं अरबपतियों की सूची में जुड़े हैं। इसमें मिलाकर भारत के कुल जो है 177 लोग जो हैं अरबपति की सूची में शामिल हुए हैं। तो इसकी जानकारी एक रिपोर्ट में दी गई थी, इसमें आपने उस वक्त पढ़ा भी होगा। तो दुनिया में जो धनी लोग हैं, इसके ग्लोबल सूची में ये कहा गया है कि वर्ष 2020 में जब पूरी दुनिया जो है वो कोरोना की चपेट में रही थी, उसका एक इफेक्ट दिखा जा रहा था, उसका एक तरीके से उसका जो रिपरकशन था पूरी इकोनॉमी में, वर्ल्ड वाइड इसको महसूस किया जा रहा था। तो भारत में जो है 40 लोग अरबपति की उसमें सूची में जो वो आ गए थे। तो इसमें जो बात निकल करके आई थी, एक पायदान किस तरीके से ऊपर चढ़े हैं। और इसमें जो है कि वर्ष 2020 में जो उनकी संपत्ति के अंदर जो है 32 अरब डॉलर तक का पहुंच गई थी, और दुनिया के अमीरी की सूचियों में उनके जो 20 पायदान चढ़कर 48 नंबर पर पहुंच गए थे। तो बहरहाल जो है कि इसमें मुकेश अंबानी जी की बात हम इसमें पहले भी की है। तो मुकेश अंबानी के बाद जो दूसरे सबसे भारतीय अमीर बने हैं ये अडानी जी। इसके बाद रमानी जी का भी नाम आता है, दमानी जी का। इसके बाद जो है कि इसमें जो उनके भाई जो हैं विनोद जो है, उनकी संपत्ति जो है 128% बढ़ के 9.8 अरब डॉलर हो गई है। आईटी कंपनी एचसीएल में शिव नाडिर जो है भारत के अरबपतियों की सूचियों में ये 27 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ तीसरे नंबर पर है। मगर ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, बिकॉज वो जिस तरीके से मार्केट में इनकी इनकम ऊपर नीचे होती है, लेकिन ये मोटा मोटा आंकड़ा है। तो इसके बाद जो महिंद्रा समूह के जो महिंद्रा ग्रुप के जो आनंद महिंद्रा है, उनकी संपत्ति में भी 100% की एक वृद्धि हुई है। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि जो उनके भाई हैं, जो इसके बाद अडानी जी के, उनके 128% का इजाफा हुआ है, जिससे जो रिजल्ट निकला है वो 9.8 अरब डॉलर की हो गई है। और इसमें जो है शिव नाडिर जो है एचसीएल के हैं, इनके 27 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ थर्ड नंबर पे आ गए हैं एक तरीके से। और इसमें जो आपकी आनंद महिंद्रा की 100% बढ़ी है। इसके बाद जो है कि ये जो है 2.4 अरब डॉलर हो गई है। बाइकॉन की किरण मजूमदार की संपत्ति जो है इसमें 41% बढ़कर 4.8 डॉलर हो गई थी। वहीं जो पतंजलि आयुर्वेद के जो आचार्य बालकृष्ण हैं, इनकी संपत्ति जो है 32% जो है घटकर जो है 3.6 अरब डॉलर इसमें रह गई थी। तो वैश्विक स्तर पर टेस्ला के जो एलॉन मस्क थे, इनके 197 बीच में नंबर 1 हो गए, फिर नंबर 3 हो गए थे। इनकी संपत्ति जो है शीर्ष पर रही थी। इसके बाद जेफ बेजोस, ये ऊपर नीचे होते रहे हैं। और इसके बाद ये जो था कि इनकी संपत्ति जो है 189 अरब डॉलर्स थी। तो इस तरीके से आप देखें तो ये जो अमीरों का जो आंकड़ा ये ग्लोबल एक तरीके से इसमें है। इसमें जोसेफ स्टिग्लिश ने काफी बात की है एक तरीके का। और इसमें यह भी देखा जाएगा कि किस तरीके से इसमें आप ये देखें कि जो रॉबर्ट राइच को अगर आप पढ़ें इनइक्वालिटी के ऊपर आप देखें, तो किस तरीके से क्या हम जो है क्रोनी कैपिटलिज्म या हम इसको किस तरह से निजीकरण की बात इसमें की जा रही है हमारी इंडिया के अंदर, और किस तरीके से इसमें कहा जा रहा है कि प्राइवेट का पार्टिसिपेशन, जिस तरीके से एसेट मोनेटाइजेशन की बात कर रही है सरकार। और इसके साथ साथ इसमें
ये भी देखा जा रहा है कि सरकार जो है किस तरीके से एनकरेज कर रही है, और उनमें किस तरीके से नीति आयोग का ये कल ही कहना था कि सरकार की कोशिश से काफी नहीं है, सरकार और उद्योग को साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। ये किस तरफ इशारा किया जा रहा है, तो इसको आप देखें, जो ये रिपोर्ट का हम जो जिक्र कर रहे थे, ये हरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 के अनुसार की हम बात कर रहे थे। ये काफी ज्यादा प्रेस्टिजियस है, इसमें काफी कुछ बताया जाता है। तो इसमें रिलायंस इंडस्ट्री के मैं आपको मोटा मोटा इसमें आंकड़ा दे देता हूं। तो हरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 के अंदर जो था, एलोन मस्क नंबर 1 पर थे उस वक्त, ये ऊपर नीचे हो गए थे, नंबर 3 भी पहुंच गए थे। जेफ बेजोस 189, तो इसमें मार्क जुकरबर्ग नंबर 5 पे, बिल गेट्स नंबर 4 पे। तो इनकी जो पूंजी थी अरब डॉलर में 110 थी, यानी कि सब जो है ये 100 के ऊपर हैं। और सालाना जो इसमें बदलाव आया है, एलोन मस्क का 328% का बदलाव आया था, जेफ बेजोस का 35% का आया था, और इसमें जो था बिल गेट्स का 4% आया था, जुकरबर्ग का जो है 20% आया था। और इसमें जो भारत की अगर हम बात करें, इसमें अंबानी जी जो है उस रिपोर्ट के अनुसार जो पहले 88वें नंबर पर आ गए थे, इनकी जो था एक तरीके से 83 अरब डॉलर के बाद इसकी प्रॉपर्टी की बात किसमें की गई थी। 48 नंबर पर गौतम अदानी एंड फैमिली की बात थी, इसमें 32 बिलियन डॉलर्स की, इसमें 32 अरब डॉलर्स की बात की गई थी। 58 नंबर पे शिव नादिर एंड फैमिली थी एवं परिवार, इनमें 27 अरब डॉलर की, इसमें एचसीएल की तरफ से। फिर इसमें जो था कि 104वीं रैंक पे आपके लक्ष्मी मित्तल, 19 अरब डॉलर की प्रॉपर्टी। इसमें फिर साइरस पूनावाला, ये काफी न्यूज में भी है आजकल, इनकी जो थी एक तरीके से 18.5 अरब। इसमें जो इसकी, तो ये कुल मिला के आप देखें क्या हम किस तरह बढ़ रहे हैं। क्या 1% जो पॉपुलेशन है, जो सुपर रिच कहा जाता है जिन्हें, तो क्या वो इस तरीके से इकोनॉमी के अंदर उसके जो रिpercussions होने हैं। लेकिन बहरहाल जो है वर्ल्ड बैंक के डेटा, उससे किस तरीके की मेथोडोलॉजी है, और किस तरीके का फ्यू रिसर्च की रिपोर्ट है, किस तरीके से हमारी जो इकोनॉमी एशिया में नंबर 3 पर है, किस तरीके से इस अर्थव्यवस्था की चुनौतियां जो है आने वाले समय में और ज्यादा गहरा जाएंगी, या हम इससे निकल पाएंगे, रोजगार का क्या होगा, या आने वाला समय बताएगा। लेकिन बहरहाल चुनौतियां बहुत हैं, और अगर हम वी शेप की जगह अगर हम के शेप रिकवरी में जाते हैं तो ये और ज्यादा समस्या खड़ी करेगा। लेकिन बहरहाल जो है लोगों को जॉब्स चाहिए, डिमांड का एक प्रॉब्लम हो रहा है, लोगों की आय कम हो रही है, इन्फ्लेशन एक तरफ जिसको कहते हैं कि, और ऊपर से खास करके जो ऑयल के जो प्राइसेस हैं, ग्लोबल प्राइसेस हैं, उनका जो असर होगा वो कोई सरकार ने। और मैं आपको ये बताता चलूं कि जो इंटरनेशनल मार्केटिंग जो रुपये की जो है, विद ऑल द माइट ऑफ आरबीआई, वो सिर्फ 1 से 1.5% ही उसको डिवेल्युएट होने से रोक सकता है, या उसमें कुछ कारगर हो सकता है। अगर वो गोल्ड सेल करे तो वो एक्सटर्नल सेक्टर के अंदर एक अलग डायनामिक्स है, उस पर भी हम एक डिटेल लेक्चर बनाएंगे किस तरीके से वो काम करता है। तो इसमें जो देखा जाए कि चुनौतियां बहुत सारी हैं, और इन्फ्लेशन जो है ये सबसे खतरनाक एक तरीके से, अगर ये और उसके बाद जो बेलगाम, जो एक तरीके की बेलगाम इन्फ्लेशन की तरफ जाएगा, और उसके बाद बढ़ती बेरोजगारी, इन दोनों की कॉम्बिनेशन में। और मैं आपको एक चीज और बताता चलूं, अर्थशास्त्र के हिसाब से कभी भी किसी भी इकोनॉमी के अंदर जब वो रिसेशन में हो तो रिफॉर्म्स नहीं किए जाते हैं, उसका काउंटर प्रोडक्टिव रिजल्ट्स आता है। लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ सेल्स लॉस पे हमने काफी ज्यादा ध्यान दिया, सप्लाई की रेट्स, इंस्टेड ऑफ गोइंग कीन्सियंस मेथड्स। लेकिन अब उम्मीद करनी चाहिए कि सरकार जो है वो कीन्सियन मेथड्स पे जाएगी, लोगों के हाथ में अगर पैसे देंगी, हैंड आउट, ये पूरी दुनिया में दिया। जो बाइडेन का तो मैंने पूरा फीचर तैयार किया था किस तरीके से उन्होंने किया है। तो इन चुनौतियों के बावजूद तो मिडिल क्लास जो है ये बहुत क्रूशियल इसमें जो है किसी भी कंट्री के अंदर होता है, इवन अमेरिका के अंदर। तो ये डिमांड को किस तरह से करेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सरकार के पास चुनौतियां बहुत हैं, डोमेस्टिक स्तर पर, एक्सटर्नल सेक्टर के अंदर, इकोनॉमी को लेकर के। चलिए हम आपसे नेक्स्ट सेक्शन में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।